आज हमारे हाथ जो सरकारी दस्तावेज लगे हैं वो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या सरकार अपने प्रमुख वित्तीय संस्थानों में एक तरह का ग्रेट करेक्शन कर रही है? ऐसा लगता है कि सालों से जो वेतन और पेंशन की शिकायतें अटकी हुई थीं, उन्हें एक साथ सुधारा जा रहा है। हमारे पास 3 बड़े उदाहरण हैं: सरकारी बीमा कंपनियां, नाबार्ड और खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इस ग्रेट करेक्शन की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की। जी, जिन्हें हम पीएसजीआईसीज भी कहते हैं। हाँ, पीएसजीआईसीज जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया वगैरह। इनके करीब 43,000 कर्मचारियों के लिए वेतन में 12.41% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये आंकड़ा तो सुनने में सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके अंदर कुछ दिलचस्प बदलाव छिपे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वेतन वृद्धि नहीं है। मतलब इसे सिर्फ ऐसे देखना ठीक नहीं होगा। जो एनपीएस योगदान 10% से 14% किया गया है, वो सिर्फ 4% की बढ़ोतरी नहीं है। ये असल में सरकार की सोच में एक बदलाव दिखाता है। अच्छा, हाँ, कि नई पीढ़ी के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स को और मजबूत बनाना कितना जरूरी है। ये एक लॉन्ग टर्म सिग्नल है। और हाँ, फैमिली पेंशन में जो एक भेदभाव था, उसे खत्म करके सबके लिए बराबर 30% कर दिया गया है। इससे तो काफी लोगों को फायदा हुआ होगा। जी, करीब 15,000 परिवारों को सीधे फायदा होगा। तो ये तो हुई बीमा कर्मचारियों की बात। लेकिन नाबार्ड में कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि वहां वेतन के साथ साथ पेंशन का भी एक बड़ा पेच सुलझाया गया है। वहां के करीब 3800 कर्मचारियों के वेतन में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी पीएसजीआईसी से तो काफी ज्यादा है। कोई खास वजह? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। असल में नाबार्ड के जो वेतनमान है, उनकी तुलना अक्सर आरबीआई से की जाती है, तो उस बराबरी को बनाए रखने का एक दबाव हमेशा रहता है। अच्छा। ये बढ़ोतरी उसी पैरिटी यानी समानता को साधने की एक कोशिश है। लेकिन जैसा आपने कहा, असली कहानी पेंशन में है। नाबार्ड में जो कर्मचारी 2017 से पहले रिटायर हुए थे, उनकी पेंशन को आरबीआई से आए पुराने कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया है। मतलब जो एक असमानता थी वो खत्म कर दी गई। जी, ये सालों से चली आ रही एक बड़ी विसंगति को दूर करता है। और पेंशन की बात करें तो सबसे बड़ा ऐलान तो आरबीआई के पेंशन भोगियों के लिए हुआ है। यहाँ 30,000 से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा पहुंचा है। कहा गया है कि उनकी बेसिक पेंशन में 10% का इजाफा हुआ है। लेकिन एक 1.43 गुना का आंकड़ा भी है जो सुनने में बड़ा टेक्निकल है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी की बेसिक पेंशन 20,000 रुपए थी, जी। तो वो अब सीधे 28,600 रुपए के करीब हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा जंप है। जी, ये सिर्फ महंगाई की भरपाई नहीं, बल्कि उनके जीवन स्तर में एक असल सुधार है। और इसका जो कुल खर्चा है वो चौंकाने वाला है। सरकार को लगभग 2,500 करोड़ रुपए तो सिर्फ एरियर के तौर पर एक मुश्त देने पड़ेंगे। 2,500 करोड़, ये तो कई छोटी कंपनियों की कुल वैल्यू से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि इन संस्थानों में पेंशन का मुद्दा कितने बड़े पैमाने का और कितना संवेदनशील है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, तो इन सभी फैसलों से लगभग 46,000 मौजूदा कर्मचारी और पेंशन भोगी और करीब 47,000 पेंशन भोगी सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। ये सरकार की उन लोगों के प्रति सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिन्होंने इन संस्थानों में अपनी पूरी जिंदगी सेवा दी है। ये एक पहलू है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है ना। जब सरकार एक साथ हजारों करोड़ के एरियर देती है, तो क्या इससे अर्थव्यवस्था पर एकमुश्त दबाव नहीं पड़ता? हाँ, ये एक जायज सवाल है और सरकार को इस वित्तीय बोझ को मैनेज करना होता है। लेकिन तर्क ये दिया जाता है कि ये भुगतान ये तो लंबित थे और ये कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का हक थे, जिन्हें देने में देरी हो रही थी और उससे असल में उनकी क्रय शक्ति कम हो रही थी। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। जब संगठित सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक सेक्टर में, इस तरह के बड़े वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, तो देश के विशाल असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के मनोबल और उनकी अपनी वित्तीय सुरक्षा को लेकर जो अपेक्षाएं हैं, उन पर इसका क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, ये सोचने वाली बात है।